रूस यूक्रेन के बीच जंग तवील होती जा रही है। बरतानवी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस ने कीव के मशरक में रूस पर जवाबी हमले किए हैं और कई कस्बों और दिफाई मकामात पर दोबारा कब्जा कर लिया है। रूस का कहना है कि इसकी अफवाज ने कीव के करीब एक बड़े फौजी ईंधन के डेपो को तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में अपनी अफवाज की मौत का आदादुशुमार जारी किया है। रूस के मिलिट्री जनरल स्टाफ के नायब सरबराह का कहना है कि यूक्रेन में अब तक 1351 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा 3800 से ज्यादा रूसी अफवाज जख्मी भी हुए हैं। हालांकि नेटो के एक अंदाजे के मुताबिक 7000 से 15000 रूसी फौजी मारे गए हैं। रूस ने दावा किया है कि जंग के आगाज से अब तक 4 लाख से ज्यादा शहरियों को जंगजदा इलाकों से निकाला गया है। उधर मारियोपोल में मकामी हुकाम ने बताया कि मारियोपोल के एक थिएटर पर फजाई हमले में तकरीबन 300 अफराद मारे गए थे। मज़कूरा थिएटर पर 16 मार्च को हमला हुआ था। इस थिएटर में सैकड़ों लोगों ने पनाह ली हुई थी। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडेन पोलैंड के शहर ज़ेशोफ पहुंचे हैं। बाइडेन ब्रसेल्स से पोलैंड पहुंचे। ये इलाका यूक्रेन की सरहद के करीब है। सरहद के करीब मौजूद अमरीकी फौजियों से बाइडेन ने मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि बाइडेन इंसानी राहदारी के जरिए यूक्रेन से पोलैंड आने वाले यूक्रेनी पनाहगज़ीनों का हालचाल दरियाफ्त करेंगे। बाइडेन का पोलैंड दौरा रूस बहरान के दरमियान कितना अहम है, जानिए इस रिपोर्ट में। जो बाइडेन का पोलैंड दौरा। ज़ेशोफ शहर का दौरा करेंगे बाइडेन। बाइडेन के दौरे पर दुनिया भर की नजरें। रूस पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर दुनिया भर की नजरें। रूस को घेरने की प्लानिंग के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज पोलैंड पहुंचे। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है। बाइडेन के दौरे पर इसलिए भी दुनिया की नजर है क्योंकि पोलैंड के जिस ज़ेशोफ शहर में बाइडेन जा रहे हैं वो यूक्रेन की सरहद से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है। इससे पहले बाइडेन ने बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में G7, नेटो और यूरोपीय यूनियन के लीडरों से मुलाकात की, जहां यूक्रेन के बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। अब जानकारी के मुताबिक बाइडेन पोलैंड पहुंच गए हैं। इनका इस्तकबाल पोलैंड के सदर ने किया। यूक्रेन पर रूसी अफवाज के हमले के बाद से अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख लोग फरार होकर पोलैंड में पनाह लिए हुए हैं। बाइडेन ये भी देखेंगे कि पोलैंड में यूक्रेनी पनाहगज़ीनों को क्या इंसानी इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा बाइडेन पोलैंड में तैनात अमेरिकी अफवाज से भी बात करेंगे और तमाम सूरत हाल का बारीक-बीनी से जायजा लेंगे। बाइडेन की आमद से कबल अमेरिका की जानिब से ये इंदिया दिया जा रहा है कि नेटो भले ही अपनी फौज को यूक्रेन में ना भेजे, लेकिन नेटो का कोई भी मुल्क यूक्रेन में अपनी अमन फौज भेज सकता है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की नेटो से दोस्ती और मोहब्बत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ज़ेलेंस्की के इस इसरार की वजह से रूस के साथ सीज़फायर की गुंजाइश कम होती नजर आ रही है, जिसके बाद अब सबकी नजरें जो बाइडेन के दौरे पोलैंड पर है। हालांकि माहिरीन का ख्याल है कि बाइडेन के रूस पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली दुनिया को तीसरी आलमी जंग में झोंक सकती है। दरहकीकत बाइडेन पुतिन के बारे में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पुतिन नाराज है। ऐसे में सवाल ये है कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें जारी है, तो फिर अमेरिकी सदर का यह दौरा आग में घी डालने वाला तो साबित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जंग के बीच इल्जाम तराशियों का दौर भी जारी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब पर इल्जाम लगाया कि वो रूस और रूसी अवाम के वजूद से इनकार कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि हमारी तारीख 1000 साल पुरानी है, लेकिन मगरिब हमारी वजूद को मनसूख करने के दर पर है। उन्होंने पाबंदियों का मुआवजा 1930 की दहाई में नाजी जर्मनी से किया। Целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, которая об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств. И
при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मग़रिब की जानिब से रूस को एक मुकम्मल जंग का सामना है। उनके मुताबिक रूस के ख़िलाफ़ एक हकीकी हाइब्रिड जंग का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद रूस और रूसी मईशत को नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन पर एक महीने से जारी रूसी हमलों के नतीजे में मग़रिबी ममालिक ने रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसके बावजूद उनका कहना है कि रूस तनहा नहीं है और रूस के दुनिया में कई दोस्त, इत्तेहादी और शराकतदार मौजूद हैं। Настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. И цели не скрываются, они декларируются публично: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом. Здесь, когда вот мы видим этот санкционный беспредел, конечно же, понятно, что все эти ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду и... यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय ममालिक से शिकवा किया है कि उन्होंने रूस को जंग से रोकने में ताख़ीर की है। ब्रसेल्स में यूरोपियन काउंसिल के इजलास खिताब में ज़ेलेंस्की ने रूस की तरफ से यूक्रेन में होने वाली तबाही के बारे में बताया। उन्होंने यूक्रेन के लिए यूरोप के ताउन पे शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं से अपने मखसूस अंदाज में कहा कि उन्होंने रूस को जंग से रोकने के लिए बहुत देर कर दी है। Переживає війну. Кожен день якої сповнений воєнними злочинами російських військ. Сьогодні вранці я отримав інформацію про те, що російські війська застосували проти мирних людей в Україні фосфорні бомби. Цілком реальна загроза масштабного застосування Росією хімічної зброї на території України. Ми намагаємось з'ясувати точну кількість депортованих українців, людей, яких Росія примусово щоденно вивозить на свою територію, позбавляє документів, все забирається, засобів зв'язку і розподіляє по своїм. अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जुमे को रूसी तवन्नाई पर बर-ए-आज़म के इन्हिसार को कम करने के लिए एक नई शराकतदारी का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूरोपीय कमीशन के सदर ने यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को को मजीद अलग थलग करने के लिए इस पहल का आगाज किया। बाइडन ने कहा कि ऐसा कदम इखलाकी नुक्ता नज़र से न सिर्फ सही है बल्कि ये हमें मजबूत स्ट्रैटेजिक बुनियादों पर खड़ा करेगा। Together to reduce Europe's dependence on Russian energy. Putin has issued Russia's energy resources to coerce and manipulate its neighbors. That's how he's used it. He's used the profits to drive his war machine. And that's why earlier this month I announced the United States would ban all imports of Russian energy to make it clear that American people would not be part of subsidizing Putin's brutal, unjustified war against the people of Ukraine. At the time, I noted that we were able to take this step when others could not because the United States is a net exporter of energy with a strong domestic industry. And the United States welcomed the European Union's powerful statement earlier this month, committing to rapidly reduce its dependence on Russian gas. मैरिना गेला और उनका 13 साला बेटा डैनियल कुछ दिन कबल तक मारियोपोल के शहरी थे, लेकिन अब वो बर्लिन में हैं। देखिए कैसे वो माँ बेटा मारियोपोल से बर्लिन पहुंचे। मैरिना गेला और उनका 13 साला बेटा डैनियल यूक्रेन के शहर मारियोपोल से 8 दिन के तवील सफर के बाद बर्लिन पहुंच गए। ये खानदान जर्मनी में आबाद होना चाहता है और अमन और मामूल की जिंदगी गुजारना चाहता है। Ну, это 8-й день нашего пути уже. Мы 8 дней в дороге. Физически немножко, наверное, мы отдохнули за это время, несмотря на дорогу, но мы переживаем за наших родных и близких, которые остались в Мариуполе. गेला और उसके बेटे ने मारियोपोल से बेर्दियांस्क फिर ज़ेपोरिज़िया का सफर किया। थका देने वाले सफर के दौरान वो पोलैंड जाते हुए लिविव से भी गुजरे। वारसा से एक और ट्रेन इस खानदान को बर्लिन ले आई। Ну, наверное, в первую очередь нам нужно
выспаться. Это, наверное, самое первое. Потому что мы больше 2 недель жили в подвале. Ну, то есть, как бы ночью летал самолет и скидывал в окрестностях там снаряды. Соседние дома разрывались, они просто были уничтожены. Поэтому... ये खानदान शुमाल मशरकी शहर शिवरीन में नया घर और काम तलाश करना चाहता है। बर्लिन में नई जिंदगी शुरू करने के लिए उन्हें जर्मन जबान सीखनी पड़ेगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यूक्रेन में उनका खानदान है। ये लोग नहीं जानते कि उनके पीछे अपने चहीते जिंदा हैं भी या नहीं। Просто мы уехали с одним рюкзаком за спиной, а это уже нажили по дороге, так сказать. Поэтому я очень хочу найти своих родных. मारिउपोल हुकाम ने बताया कि मुहासरे में कम से कम 2300 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें कुछ को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया है। इस शहर की जंग से पहले की आबादी तकरीबन 4,30,000 थी। माना जाता है कि जंग के इब्तदाई दिनों में तकरीबन 1/4 लोग वहां से चले गए थे और दसियों हजार लोग गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इंसानी हमदर्दी की राहदारी के जरिए बाहर निकले। हालांकि बमबारी की वजह से अब भी हजारों लोग मारिउपोल में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने नई दिल्ली में अपने हिंदुस्तानी हम मनसब एस जयशंकर के साथ बाहमी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वांग यी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरे के बाद जुमेरात की शाम को नई दिल्ली पहुंचे थे। नई दिल्ली के बाद वो नेपाल रवाना हो गए। 3 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंद और चीन के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बड़ी तादाद में फौजी तैनात है, जो कि मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात के दौरान तमाम तनाज़ात को हल करने के सिलसिले में बातचीत की। उस वक्त सरहद पर अमन व सलामती की सूरत हाल नहीं है। चीन की कार्रवाइयों की वजह से बाहमी ताल्लुकात तातुल का शिकार हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को अबूरी राहत मिल गई है। आज कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अराकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ख्याल रहे कि आज कौमी असम्बली के इजलास में 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल था। अपोजिशन का दावा है कि उसे तहरीक इंसाफ के अराकीन की हिमायत भी हासिल है, जिसे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी मौजूदा कौमी असम्बली में जमातों की सीटों के मुतल्लिक़ जानकारी दे रहे हैं। की सियासत में इस वक्त एक जो है वो भूकंप कह लें आप आया हुआ है, एक ज़लज़ला आया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इमरान सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो मूव करके बैठी हैं। और इस वक्त जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो नेशनल असम्बली है, जिसको आप जो है वो लोकसभा कहते हैं, वो 342 के ईवान पर मुश्तमिल है। 342 मेंबर्स हैं उसके। और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनाने के लिए मैजिक हिस्सा है वो है 172, यानी जिसके पास 172 नंबर्स होंगे वो पाकिस्तान की सरकार बनाएगा और जिसको चलाएगा। लेकिन सूरत हाल ये कि इमरान खान जो है, उनकी पार्टी PTI जो है, उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं है। वो उनकी जो गठबंधन की सरकार है, उनके पास 150 लोग हैं अपने, जो उनके हैं 150 हैं, तो वो उससे जो है 32 पीपल शॉर्ट हैं। और जो 32 और जो लोग हैं वो उन्होंने जो मुख्तलिफ किस्म की 5 पार्टी हैं, जिनमें किसी के पास 2, किसी के पास 5, किसी के पास 7 मेंबर्स हैं, उनको मिला के उन्होंने ये सरकार बनाई हुई है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने जो PTI की जो सरकार है, PTI की जो अपने लोग हैं, उनमें से जो है वो 12 लोगों की सपोर्ट का जो है ना वो दावा किया है। और उनमें से कहा है कि हमने 12 लोग इनके तोड़े हैं और ये लोग जो हैं ये अब इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बात देखने वाली है कि पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग मना है।
अगर कोई मेंबर जो है, अगर कोई सदस्य जो है वो अपनी पार्टी के हेड की एडवाइस के खिलाफ, उसके डिक्लेरेशन के खिलाफ अगर कोई वोट करता है तो वो अपनी जो सीट है उसको हाथ धोने पड़ सकते हैं, वो डिसीट हो सकता है। तो अपना जो 28 तारीख है, 28 मार्च को कहा जा रहा है कि ये सदम एतमाद पे, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ऐवान में, हाउस में वोटिंग होगी। उस दिन ही फाइनल नतीजा सामने आएगा। लेकिन मैं फिर अगर जो गवर्नमेंट के एलाइज हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट खींच लेते हैं तो फिर इमरान खान की हुकूमत जो है उसको गिरने से रोका जाना नामुमकिन होगा। लेकिन अगर वो लोग इत्तेहादी साथ रहते हैं तो फिर इमरान सरकार का गिरना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो विपक्ष पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो दिन रात कंसल्टेटिव प्रोसेस में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को साथ जुटाने में लगे हुए हैं। तो इसका जो सूरत हाल है वो 172 लोग जो हैं वो अपोजिशन ने ईवान में जाके शो करने। अच्छा, एक बात ये भी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेके आता है तो अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर ये ओनस चला जाता है कि वो 172 पीपल जो है उन्होंने शो करने हैं कि अब जो 172 पीपल्स हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, इसलिए जो है ना उनको हुकूमत करने दी जाए। तो 172 का मैजिक हिस्सा कौन लेके आएगा, इसको देखने के लिए हमें 28 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल दोबारा बंद करने पर तालिबान के फैसले की मजम्मत की जा रही है। इस फैसले की तब्दीली पर लड़कियां रो पड़ी और वालिदैन ने बरहमी और मायूसी का इजहार किया। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल दोबारा बंद। तालिबान ने अफगान अवाम से की वादा खिलाफी। तालिबान के फैसले की तब्दीली पर रो पड़ी लड़कियां। तालिबान की गुहार, स्कूल खोलने का वादा पूरा करे तालिबान। दुनिया भर में तालिबान के इक़दाम की मजम्मत। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत देने का अपना फैसला तब्दील कर दिया है। हुकाम के इस फैसले की हर तरफ मजम्मत हो रही है। अफगान खवातीन और खवातीन के हुकूक की कारकुनान ने 6ठी जमात से आगे की लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत देने के वादे से मुकरने के तालिबान के इक़दाम की मजम्मत की है। कारकुनान ने लड़कियों पर स्कूलों की बंदिश कौमी मफाद और तालिबान के अफगान अवाम और आलमी बिरादरी से किए गए वादों के खिलाफ बताया। مسدود کردن مکاتب دخترانه خلاف منافع ملی و خلاف تعهدات طالبان به مردم افغانستان و جامعه جهانی است. اقدامات از این دست افغانستان را بیشتر از این در انزوا برده آینده سیاسی و اقتصادی کشور را از این بیشتر در محدودیت قرار می دهد. खवातीन कारकुनान का कहना है कि इस तरह के इक़दामात अफगानिस्तान को मजीद तन्हा कर देंगे और हुकूमत के मुस्तक़बिल और इक़्तिसादी सूरत हाल को नुकसान पहुँचाएंगे। तमाम خواهران، مادران، زنان، هر چی که زنان و دخترانی که در افغانستان است، حتی با والدینشان ما دوست به تظاهرات میزنیم، معارف دروازه معارف وزارت معارف بسته میکنیم تا وقتی که مکاتب باز نشه. तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से कई माह तक बंद रहने के बाद बुध के रोज अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल खोले जाने थे। ताहम वजारत तालीम की जानिब से जारी करदा एक नोटिस में कहा गया है कि स्कूल अभी बंद रहेंगे। आखिरी लम्हात में इस फैसले की तब्दीली पर कई लड़कियां रो पड़ी और वालिदैन ने बरहमी और मायूसी का इजहार किया। तालिबान ने मुतालबा किया है कि तालिबान तमाम लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का वादा पूरा करे। वो सिर्फ पढ़ना चाहती हैं, इन्हें पढ़ने दिया जाए। वज़ारत तालीम का कहना है कि लड़कियों के स्कूल उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक मजहबी कानून और अफगान सकाफत के मुताबिक कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता। अफगानिस्तान में इमदादी ग्रुप्स, मीडिया वर्कर्स और दिगर तंजीमें तालिबान के इस गैर मुतवक्का फैसले से हैरान हैं। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने स्कूल खुलने के चंद घंटों बाद ही बंद होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया।
अफगानिस्तान पर कब्जा हासिल करने के बाद से इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि तालिबान एक बार फिर खवातीन के तालीम हासिल करने पर पाबंदी आयद कर देंगे। तालिबान ने सन 1996 से 2001 के दरमियान अपने पहले दौरे हुकूमत के दौरान खवातीन की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी थी। वहीं अब अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के इस फैसले पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इसे एक बड़ा धचका करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग के सामने फ्लोरिडा के पार्कलैंड में डी हाई स्कूल में होने वाली फायरिंग के 4 साल मुकम्मल होने पर अलामती एहतजाज किया गया। गन मुखालिफ कारकुनान ने इमारत के सामने लॉन में सैकड़ों बॉडी बैग रखकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मार्च फॉर आवर लाइव्स नामी तंजीम ने बंदूक के तशद्दुद के खिलाफ रैलियों के 4 साल मुकम्मल होने पर मुजाहरे की क़यादत की। ख्याल रहे कि 24 मार्च 2018 में फ्लोरिडा के पार्कलैंड में डी हाई स्कूल में होने वाली फायरिंग में 17 अफराद हलाक हुए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।